हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड डे एंड सेफ डे। चलिए आज बात करते हैं वेक्टर एनालिसिस 4। वेक्टर एनालिसिस 4 में आज हम पढ़ेंगे रेजुलेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टरों का वियोजन कैसे किया जाता है। तो इससे पहले हम एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं दोस्तों। वेक्टर एनालिसिस 1 में क्या पढ़ा, वेक्टर एनालिसिस 2 में क्या पढ़ा, वेक्टर एनालिसिस 4 में क्या पढ़ा। तो वेक्टर एनालिसिस 1 में हमने पढ़ा वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज किसे कहते हैं, रिजल्टेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, और उसके बाद उसको पहचाने कैसे, उसके बारे में पढ़ा था। वेक्टर एनालिसिस 2 में हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा था और वेक्टरों का एडिशन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। वो कितने प्रकार से एडिशन किया जाता है। तो हमने पढ़ा था द पैरेललोग्राम्स लॉ एंड द ट्राइंगल्स लॉ एंड द पॉलीगन लॉ। समांतर चतुर्भुज के नियम से वेक्टरों को जोड़ने का तरीका पढ़ा था। ट्राइंगल त्रिभुज के नियम से कैसे जोड़ा जाता है उसके बारे में पढ़ा था और बहुभुज वेक्टरों को कैसे जोड़ा जाता है उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम और पढ़ा था दोस्तों हमने समांतर चतुर्भुज क्या होता है, उससे वेक्टरों का एडिशन कैसे किया जाता है। तो समांतर चतुर्भुज में हमने पढ़ा था परिणामी का परिमाण निकाला कैसे जाता है, परिणामी का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा परिणामी का रिजल्टेंट कैसे आया, इसको थॉरली प्रूव किया था। और रिजल्ट 3 कंडीशनों में, जब वेक्टर परिपेंडिकुलर हों, एक ही दिशा में 0 डिग्री पे हैं और विपरीत दिशा में 180 डिग्री पे हों, तो उनकी तीनों कंडीशन में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला था और वो रिजल्टेंट दोनों वेक्टरों से कितने की दिशा को भी निकाला था बाय प्रूफ करके। तो दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू कि आप पिछली वीडियो को थॉरोली अंडरस्टैंड करें, तभी अगला चैप्टर नेक्स्ट एनालिसिस आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए आज बात करते हैं हम वेक्टर एनालिसिस 4 में वेक्टरों का वियोजन किसे कहते हैं। किसी एक वेक्टर को 2 घटकों में तोड़ना, किसी एक वेक्टर को 2 घटकों या कंपोनेंट में तोड़ना, उस वेक्टर का रिजोल्यूशन या वियोजन कहलाता है। तो चलिए आज सबसे पहले हम बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इट मीन्स ऑर्थोगोनल लंब कोणीय किसे कहते हैं, लंब कोणीय वेक्टर किसे कहते हैं और यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं। लंब कोणीय एंड यूनिट वेक्टर मिल के बना लंब कोणीय यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले अलग अलग हम जानते हैं, समझना बहुत जरूरी है, टाइम लगता है, लगने दीजिए। तो लंब कोणीय, जब कोई वेक्टर एक दूसरे से परस्पर लंबवत होते हैं उन्हें लंब कोणीय वेक्टर कहते हैं। वो XY Z एक्सिस पे
प्रदर्शित होते हैं, जैसे कि पिक्चर में दिया हुआ है। और यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसमें केवल जिसका परिमाण एक होता है और दिशा को प्रदर्शित करता है। इसको आई कैप, जे कैप एंड के कैप से हम प्रदर्शित करते हैं। और यह क्रमशः आई एक्स एक्सिस को प्रेजेंट करता है, जे कैप वाई एक्सिस को प्रेजेंट करता है एंड के कैप जेड एक्सिस को प्रेजेंट करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर, लंबकोणीय वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। इसको आपको याद रखना है, इसके टर्म एंड कंडीशन, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आगे सारे न्यूमेरिकल्स एंड मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन को हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में लंबकोणीय एकांक सदिश। ऑर्थोगोनल यूनिट्स वेक्टर क्या होते हैं? लंबकोणीय आपको भी बताया, फिर सुन लीजिए। यह वह वेक्टर होते हैं जो एक दूसरे से परस्पर लंबवत होते हैं, जो एक्स वाई जेड एक्सिस से प्रदर्शित होते हैं एक दूसरे से। ये देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस बोले तो ये है, बोर्ड के ऊपर हो सकती है, बोर्ड के अंदर भी जा सकती है, तो ये डायरेक्शन है जेड एक्सिस। ये तीनों एक दूसरे के, ये इसके लंबवत, ये इसके लंबवत, ये दोनों के लंबवत, ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। आपने समझ गया लंबकोणीय एकांक सदिश। यह वह वेक्टर होते हैं जिनका परिमाण एक होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड एक होता है, मतलब संख्यात्मक मान जो फिजिकल वैल्यू एक होती है, केवल दिशा को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें आई कैप, के कैप, जे कैप, के कैप से प्रदर्शित करते हैं। यह क्रमशः एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, आपने ये जान लिया। अब यूनिट वेक्टर में दोस्तों हमने जो देखा कि एक्स एक्सिस को आई से आई कैप, वाई एक्सिस को जे कैप एंड जेड एक्सिस को के कैप से डिनोट करते हैं, तो इनका परिमाण क्या होता है, मॉड ऑफ क्या होता है, मॉड ऑफ। तो आई कैप का मॉड ऑफ परिमाण एज पर रूल मैंने क्या बताया, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉड ऑफ क्या होगा, एक होगा। एंड मॉड ऑफ जे कैप का, मॉड ऑफ जे कैप का क्या होगा, परिमाण मैग्नीट्यूड एक होगा। दोस्तों भूलना नहीं है। एंड मॉड ऑफ के कैप का मैग्नीट्यूड, परिमाण क्या होगा, एक होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हैं। इनको किसी वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन करने से उनका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। इसको आपको रखना है दिमाग में, ठीक है। यह केवल दिशा को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आपको डेफिनेशन बता दिया था। किसी एक वेक्टर को दो कंपोनेंट या दो घटकों में तोड़ने की प्रक्रिया को वेक्टर का वियोजन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं वेक्टर का वियोजन कैसे किया जाता है। माना x
वाई एक्सिस पे, माना एक्स वाई एक्सिस पे, एक्स वाई एक्सिस पे ए वेक्टर दोस्तों को ए वेक्टर काम कर रहा है, लिख देते हैं। माना ए वेक्टर एक्स वाई एक्सिस से थीटा एंगल पे कार्य कर रहा है। कितना? थीटा एंगल पे कार्य कर रहा है। ठीक है। माना ए वेक्टर एक्स वाई एक्सिस से थीटा एंगल पे कार्य कर रहा है, तो एज पर रूल ए है, तो एक्स एक्सिस पे जो हमारी एक्स एक्सिस पे जो वेक्टर होगा उसे हम क्या कहेंगे? ए एक्स, एंड जो इस पे कार्य कर रहा है ए वाई वेक्टर। ठीक है, एज पर रूल। अभी वेक्टर दोस्तों, ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है आपको कि ये क्या होता है। ये वेक्टर को प्रदर्शित करने का रूल्स है। कोई बस केवल एरो यह बता रहा है कि यह एक वेक्टर है, बोले तो सदिश है। यह फोर्स हो सकता है, बल आघूर्ण हो सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, केवल यह प्रदर्शित कर रहा है। अब ए एक्स का इसके ऊपर बाण है, एरो है, तो उसको बस ये समझना है कि वह एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर का मॉड ऑफ ए ऐसे लिखा है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल ए एक्स, एरो हट गया। मॉड ऑफ ए मतलब कि इसकी फिजिकल संख्यात्मक मान है। ये क्या है? संख्यात्मक मान है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, ये संख्यात्मक मान है। इसी प्रकार ए वाई वेक्टर का मॉड ऑफ ए वाई का ए वाई हो जाएगा, ये संख्यात्मक मान। इस वेक्टर का मॉड ऑफ मतलब परिमाण, मैग्नीट्यूड, संख्यात्मक मान ए वाई, कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। मैं इस मैथमेटिकल में यही ए एक्स ए वाई ले रहा हूं। ठीक है। और इसी तरह जेड एक्सिस रहेगा, तो जेड एक्सिस में ये रूल जब यहां से है, जेड एक्सिस यहां से है, तो मैं साइड व्यू से देखूंगा तो ए जेड वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए जेड इज इक्वल ए जेड। ठीक है दोस्तों, अगर वेक्टर सदिश राशि क्या होती है? परिमाण और दिशा दोनों होती है। किसी भी वेक्टर में परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो x क्या है? x में x आई कैप, y जे कैप एक परिमाण से दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये एकदम पूरा, इसलिए ए एक्स वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा, ए एक्स वेक्टर इज इक्वल ए एक्स आई कैप
ए वाई वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा ए वाई जे कैप ए जेड वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा ए जेड के कैप। मतलब कि कोई वेक्टर परिमाण, ये जो परिमाण है मैग्नीट्यूड है और उसके साथ दिशा भी होती है तभी तो वेक्टर होता है। तो मैं दिशा एंड परिमाण के साथ दोनों लिख दिया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं। यहां पे आई है, आई कैप जे कैप, ठीक है। तो अब आपने ये लिख लिया, ये लिख लिया। माना ए एक्स वाई एक्सिस से थीटा एंगल पे कार्य कर रहा है, तो एक लंब लंब ए एक्स पे खींचा। दोस्तों लिख के पढ़ेंगे। ए एक्स पे एक लंब, इसका नाम दे लेते हैं ओ पी क्यू आर, ठीक है। तो एक्स पे तो एक लंब ए एक्स पे क्यू पी खींचा, फिर एक लंब ए वाई पे क्यू आर खींचा। क्या किया? ठीक है दोस्तों। तो अब लंब खींच लिया तो क्या हुआ, इसके पैरेलल ये हुआ क्यू आर। किसके पैरेलल हुआ? तो सब लिख लें, तो क्यू पी, सॉरी, तो ओ पी पैरेलल आर क्यू एंड ओ आर पैरेलल पी क्यू और ओपी इक्वल क्यू आर एंड, और लिख लेते हैं, और ओपी इज इक्वल क्यू आर। ओपी क्या है? ए एक्स वेक्टर है, ए एक्स वेक्टर है। इसका मॉड ऑफ क्या है? ए एक्स आई कैप है। मॉड ऑफ क्या है? मॉड ऑफ, इस वेक्टर का मॉड ऑफ क्या है? ए एक्स है, लेकिन कोई वेक्टर अपने दिशा के साथ रहता है तो क्या हो जाएगा? ए एक्स आई हो जाएगा। क्यू आर बराबर आपको ये पता है, ठीक है, ओपी बराबर। इसी प्रकार
ओ आर इज इक्वल पी क्यू इज इक्वल ए वाई। वेक्टर ए वाई का परिमाण क्या है? मैग्नीट्यूड ए वाई इंटू जे कैप। ठीक है दोस्तों, अब आपने ये लिख लिया। अब तो जब इसके पैरेलल ए है और इसके पैरेलल ए है तो ये क्या मिला? एक समांतर चतुर्भुज मिला। क्या मिला? एक समांतर चतुर्भुज मिला। तो एक ठीक है दोस्तों, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। तो एक समांतर चतुर्भुज मिला। तो इस रूल्स के अनुसार द पैरेललोग्राम्स लॉ क्या होता है? यदि किसी पिंड पे कार्यकारी दो सदिश ओ यार वेक्टर्स, सदिश और वेक्टर में कंफ्यूज मत होना। इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं, हिंदी में सदिश बोलते हैं। तो मैं बता रहा हूं, किसी पिंड पे कार्यकारी दो सदिश ओ यार वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित होते हैं तो उस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उन दो सदिशों या उन दो वेक्टरों के परिणामी रिजल्टेंट को प्रदर्शित करता है ओ यार उन दो सदिशों के परिणामी के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों, एज पर समांतर चतुर्भुज ला, दो सदिश ax ay एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं, संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करती है। किसी पिंड पे कार्यकारी दो सदिश दो संलग्न भुजाओं द्वारा किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करती है। तो इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इन दो सदिशों के रिजल्टेंट ओ यार इन दो सदिशों के परिणामी के योग के बराबर होगा। तो वेक्टर ए इज इक्वल क्या हो जाएगा? ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। अब हम जानते हैं कि जब कोई वेक्टर में दिशा होती है तो इसके साथ लिख देखते हैं। वेक्टर ए बराबर क्या लिख सकते हैं? ax आई कैप प्लस ay जे कैप। दोस्तों कंफ्यूज मत हो ना, ax आई कैप ay जे कैप, ये दो कम। यदि तीनों कंपोनेंट हो एक्स वाई जेड एक्सिस में हो। मैंने कहा ना यहां पे ऐसे है, अगर मैं साइड व्यू लेके यही सारी प्रक्रिया करूंगा तो यही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि तीनों कंपोनेंट है तो ठीक है तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा? ax आई कैप प्लस ay
जे कैप प्लस ए जेड प्लस ए जेड के कैप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बराबर ये लिखा जा सकता है, इसके बराबर ये लिखा जा सकता है, यहां मैंने लिख दिया था। तो यदि तीनों कंपोनेंट है तो वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई एंड ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ आई कैप यूनिट वेक्टर होता है, वाई एक्सिस के साथ जे कैप यूनिट वेक्टर होता है एंड जेड एक्सिस के साथ के कैप यूनिट वेक्टर होता है। तो हम किसी वेक्टर को, लंब कोणीय वेक्टर को इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक वेक्टर को हम इस रूप में लिख सकते हैं। आपने ये अंडरस्टैंड किया, हमने इसकी रचना यहां कर ली है, सारा कुछ कर लिया है। अब ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना। अब क्या हम निकालेंगे, वेक्टर ए का मॉड ऑफ। अब हम मार कर नहीं सकते, सुन दोस्तों, अब हम निकालेंगे वेक्टर ए का परिमाण, मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब हम जो वेक्टरों का वियोजन कर लिया, एक वेक्टर कार्य कर रहा है, तो इस वेक्टर का जो वियोजन किया था ए एक्स ए वाई एंड ए जेड आई कैप जे कैप एंड के कैप के साथ, तो उन वियोजन करने के बाद उस ए वेक्टर का अब हम परिमाण, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। अब ट्राइंगल ओ पी क्यू में ठीक है, ओपीक्यू में कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, बेस अपान डायगोनल, आधार अपान कर्ण, बेस अपान डायगोनल। बेस क्या है, ओपी एंड डायगोनल क्या है, ओ क्यू इज इक्वल, ओपी बराबर क्या है, ए एक्स आई मान लेते हैं, ए एक्स आई पूरा लिखिए, आई कैप, कोई डर नहीं है अगर अंडरस्टैंड है। ओपी बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स आई एंड क्यू, ओ क्यू बराबर वेक्टर ए है आपका। ठीक है, तो ए एक्स आई बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप इज इक्वल क्या हो जाएगा, इसका मॉड ऑफ ले लेते हैं। ठीक है, मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, कुछ वेक्टर ए का हमने नहीं लिया, वेक्टर ए का यही लिख लेते हैं, वेक्टर ए का मॉड ऑफ ए होगा। ठीक है, तो हम यहां पे ए लिख सकते हैं, मॉड ऑफ संख्यात्मक मान होता है। ठीक है, तो ए एक्स आई बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब त्रिभुज की पी क्यू में कॉस थीटा बराबर, इसी प्रकार इसलिए
त्रिभुज OPQ में, दोस्तों समझना है, आराम से समझना है। साइन थीटा लगाने पर साइन थीटा इज इक्वल क्या हो जाता है, लंब परिपेंडिकुलर अपान कर्ण डायगोनल क्या होता है दोस्तों, थोड़ा आज वॉइस में, लंब अपान कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपान कर्ण परिपेंडिकुलर अपान डायगोनल। तो लंब क्या है जी, AY ही है, AY है वेक्टर, क्योंकि एक दूसरे के समांतर हैं। लंब क्या है, AY का मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, AY का मॉड ऑफ वेक्टर AY अपने मॉड ऑफ AY इंटू जे कैप के साथ है, AY जे कैप अपान कर्ण क्या है, मॉड ऑफ ए, वेक्टर A का मॉड ऑफ ए, परिमाण, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो AY जे कैप इज इक्वल क्या हो जाएगा, AY जे कैप इज इक्वल क्या हो जाएगा, A साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पे, क्या मैंने बोला, अब समीकरण, दोस्तों लिख के पढ़ा रहा हूं, अब बोल के भी पढ़ा सकता हूं मैं टाइम। अब समीकरण 1 ओवर 2 को वर्ग कर के जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर दोनों पक्षों का, क्लियर रहो, दोनों पक्षों का, चलिए वर्ग करके जोड़ते हैं। क्या है, AX I कैप का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, और प्लस AY जे कैप का स्क्वायर इज इक्वल, हमने इस साइड का वर्ग करके जोड़ लिया, इस साइड का इज इक्वल के इस साइड का वर्ग करके जोड़ लिया, बचा उस साइड का, क्या है, A cos थीटा का स्क्वायर प्लस A sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब कर लीजिए, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इतनी जगह पे 1 हो जाएगा, क्या बच जाएगा, A स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इधर क्या बच गया, AX I कैप AX I कैप AX I कैप का होल स्क्वायर प्लस
ए वाई जे कैप का होल स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर है, तो सॉरी यहां अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होगी, तो ए इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स आई कैप का होल स्क्वायर प्लस ए वाई जे कैप का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि आई कैप एंड जे कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। चलो इसी कंडीशन में हम देख लेते हैं। इसी कंडीशन में लोगों ने, मैंने आई के साथ आपको निकाला, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लास्ट में हम कन्वर्सेशन कर देंगे कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप का होल स्क्वायर आ रहा है। यदि तीनों का है, तो तीनों कंपोनेंट हैं, तो वेक्टर ए का परिमाण क्या होगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर ए का मॉड ऑफ ए क्या होगा, वेक्टर ए का मॉड ऑफ ए क्या होगा, अंडर रूट ए एक्स आई कैप का होल स्क्वायर प्लस ए वाई जे कैप का होल स्क्वायर प्लस ये दो कंपोनेंट, अब तीनों आ गए तो इसी प्रकार तीनों आ गए तो ए जेड के कैप का होल स्क्वायर। यहां पर आई कैप जे कैप एंड के कैप इज यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है, इसका मान कितना है, 1 है। इसका मान 1 है, तो आई जे के की जगह 1 रख दीजिए। तो इसलिए ए का मैग्नीट्यूड, ए का वेक्टर ए का परिमाण, मॉड ऑफ ए वेक्टर ए का परिमाण मॉड ऑफ ए क्या होगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो यहां एरो लग गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एरो लग गया तो वेक्टर ए का, समझिए वेक्टर ए का परिमाण, इंग्लिश मॉड ऑफ ए होगा। वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को ही मॉड ऑफ बोलते हैं। उसकी जो वैल्यू
ए निकल के आएगी वही कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। यही है ए का परिमाण। वेक्टर ए वेक्टर ए को वियोजन करने के बाद उस वेक्टर का परिमाण क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए एक्स क्या है, आई का कोफिशिएंट है, ए वाई क्या है, जे का कोफिशिएंट है, और ए जेड क्या है, के यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है। आई यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट, जे यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट एंड के यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को रखकर ए का परिमाण निकाला जा सकता है दोस्तों। आगे न्यूमेरिकल ऐसे ही लगेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों ने ये निकालना सीख लिया। तीनों कंपोनेंट में देख लिया। यदि तीनों कंपोनेंट है तो इसका परिणाम ये होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यदि एक ए वेक्टर 3i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप है, एक वेक्टर है। कह रहा है इस वेक्टर का परिमाण निकालो। क्या निकालो, मॉड ऑफ निकालो। ये तीनों में दिया है, वियोजित रूप में दिया है, रिवोल्यूशन रूप में दिया है, रिजोल्यूशन रूप में दिया है, ठीक है। तो इसका परिमाण मॉड ऑफ क्या होगा, वेक्टर ए का मॉड ऑफ क्या होगा पूछ रहा है। तो मॉड ऑफ बराबर आपने क्या निकाला है, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट क्या है, 2 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। अंडर रूट 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 9 4 कितना होगा, 9 4 13 प्लस 4 अंडर रूट 17 का जो वर्गमूल निकलेगा वही वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा। यही तो दोस्तों हमने अभी वेक्टर का रिजोल्यूशन कैसे किया जाता है वो पढ़ा। यूनिट वेक्टर एंड लंबकोणीय वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं वो पढ़ा। तो दोस्तों रिजोल्यूशंस, माना एक वेक्टर ए किसी एक पिंड पे कार्य कर रहा है तो उसका रिजोल्यूशन कैसे किया जाएगा, डिफरेंट कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो माना एक वेक्टर ए जो थीटा कोण पे कार्य कर रहा है, एक्स वाई, ठीक है। ए वेक्टर ए
थीटा एंगल पे काम कर रहा है। तो इसमें हमने क्या रूल लगाया था? ये क्या हो जाएगा, जो हमने नहीं निकाला था, इस पे लंब खींच के निकाला था ना, वेक्टर ए लंब खींच के निकाला था इसके बराबर। जो थीटा के पास है वो क्या हो जाएगी, ए कॉस थीटा हो जाएगी। जो ये वाला है वो हो जाएगा, ए साइन थीटा। यही निकाला था ना हमने वहां पे, कि इसको माना था ए एक्स बराबर निकाला था ए कॉस थीटा, ए वाई बराबर निकाला था ए साइन थीटा। यही तो निकाला था हमने रचना करके, लंब डाल के। साइन थीटा बराबर एक बार कॉस थीटा बराबर, तो ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा आया था, ए वाई बराबर ए साइन थीटा आया था। तो इसी प्रकार जिससे थीटा का झुकाव होगा, वियोजन देख लो, अब हर बार ऐसे थोड़ी निकालोगे, ट्रिक समझ लो। जहां से थीटा बना रहेगा, जहां से थीटा एंगल झुका रहेगा, उसको वेक्टर इंटू कॉस थीटा कर देना, और जहां से थीटा नहीं रहेगा उसको वेक्टर इंटू साइन थीटा कर देना। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 की कंडीशन, थीटा यहां है तो ए एक्स वाई, थीटा यहां है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। बस जो मैंने ट्रिक बताया, जहां पे थीटा रहेगा उधर ए कॉस थीटा हो जाएगा, जहां थीटा नहीं रहेगा ए साइन थीटा हो जाएगा। हो गया भी जी, ये हो गया 2 नंबर। लो, थीटा यहां है, वेक्टर ए यहां है, एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा, जहां थीटा है ए कॉस थीटा हो जाएगा, जहां थीटा नहीं है ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर क्या हो जाएगा, थीटा यहां आ गया, वेक्टर ए यहां है, एक्स वाई, थीटा आ गया तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। ये हो गया 4 नंबर। मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों कि ये दिमाग में रहे, क्यों बता रहा हूं कि ये दिमाग में रहे आपके। ठीक है, मान लो थर्ड कोऑर्डिनेट में चला गया, वेक्टर ए यहां से थीटा है, यहां से थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा, इस पे हो जाएगा। ये 5 नंबर हो गया। इसी प्रकार थीटा यहां हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने देखा इसी प्रकार फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी इसके साथ रहेगा, जिधर थीटा रहेगा उधर ए कॉस हो जाएगा, जिधर थीटा से का झुकाव नहीं रहेगा, जिधर थीटा झुकाव रहेगा उधर ए कॉस थीटा होगा, और दूसरे साइड ए साइन थीटा होगा। ये ट्रिक जान जाओ। तो दोस्तों, हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे लंब कोणीय वेक्टरों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड इनके लंब कोणीय यूनिट वेक्टरों को सब्ट्रैक्शन, एडिशन
एंड मल्टीप्लीकेशन क्या कैसे किया जाता है। मल्टीप्लीकेशन इन द सेंस सदिशों डॉट प्रोडक्ट्स कैसे किया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट्स कैसे किया जाता है, सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आई रिक्वेस्ट यू प्लीज रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल वेक्टर रेजुलेशन सिस्टम। थैंक यू दोस्तों एंड ऑल द बेस्ट।